Hello everyone, welcome back to my channel Yashi Mentors. Today we are going to practice the remaining questions from our first chapter Advent of European Companies. So without any further delay, let's just jump onto our first question. In previous video we almost covered 26 questions and now we are going to start from question number 27. Which one of the following was the immediate cause of the First Kinetic War? Option A, Anglo-French rivalry. B, Austrian War of Succession. C, issues of Conatic succession. D, capture of French ships by the British. चलिए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं. सो फर्स्ट कैनेटिक वॉर का बेसिक रीजन तो यूरोप का ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, लेकिन इसका इमीडिएट कॉज था ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रेंच शिप्स को कैप्चर करना. इस वजह से अडयार जो रिवर थी वहां पे एक फेमस बैटल ऑफ सेंट थोम हुई, जहां फ्रेंच आर्मी ने नवाब की जो आर्मी थी, जो अनवरुद्दीन की आर्मी थी उसको हरा दिया था. एंड ये वॉर फाइनली ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपल 1748 में के साथ खत्म हुई और जो मद्रास था वो ब्रिटिशर्स को वापस मिल गया. सो इसका जो इमीडिएट कॉज के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, कैप्शन ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश. आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 28. कैनेटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन. कैनेटिक वॉर्स किसके बीच लड़ी गई थी? तो याद रखिए ये पूरी जो वॉर थी ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच थी सुप्रीमेसी के लिए. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए. एंड क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मैच करना है, और इसको हम एक ट्रिक से कनेक्ट करते हैं, मतलब हम एलिमिनेशन ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट कैनेटिक वॉर एंड हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपल से. सो ए गोज टू 4. तो हमें देखना है कि ए में 4 अगर आ गया है हमारे पास, सो ये ऑप्शन सी है. ए का कनेक्शन हमारा 4 से है, लेकिन फिर भी वी विल चेक रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आल्सो. थर्ड कैनेटिक वॉर एंड हुई थी ग्लोबल ट्रीटी ऑफ पेरिस. सो बी गोज टू 1. एंड सेकेंड कैनेटिक वॉर का कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकला, सो इट वॉज एन इनकंक्लूसिव वॉर. सो सी गोज टू 3. एंड और जो ये फर्स्ट मैसूर वॉर, इसमें हैदर अली ने धमाका किया था जो ब्रिटिशर्स, जहां ब्रिटिशर्स लॉस्ट द बैटल. सो डी गोज टू 2. सो इन सबको हम सीक्वेंस में कर लेंगे एंड विल गेट द कोड 4132. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. सी. क्वेश्चन नंबर 30. Which one of the following is not correctly matched? ऑप्शन ए, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका कैनेटिक वॉर, ये बिल्कुल सही है, 1746 से 48 तक हुई. ऑप्शन सी, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, 1758 से 63, जिसे 7 इयर्स वॉर का पार्ट माना जाता है. ऑप्शन डी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये तो सबको याद होता है, 1761. इसमें मराठास और अहमद शाह अब्दाली शामिल हुए थे. लेकिन जो ये ऑप्शन बी है, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका 1750 टू 52, इसकी टाइमलाइन गलत है. एंड ये 1749 से 1754 तक लड़ी गई थी, इसलिए हमारा इनकरेक्ट मैच और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 31. What is are not true in relation to Battle of Ambur? ये बैटल ऑफ एम्बूर पर पूछा गया क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट नॉट ट्रू यानी
गलत हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं। इन दिस बैटल आर्मीज ऑफ मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच fought together against अनवरुद्दीन। देखिए, इस बैटल में मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रेंच फोर्सेस ने एक ट्रिपल अलायंस बनाकर अनवरुद्दीन के खिलाफ लड़ा था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम स्टेटमेंट थर्ड को देखते हैं। इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट। अनवरुद्दीन की आर्मी को डिफीट फेस करनी पड़ी थी। ये भी बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इस बैटल में अनवरुद्दीन मारा गया था और चंदा साहिब ने कैनेटिक पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन स्टेटमेंट वन, दिस बैटल वाज फॉट इन 1752, ये बिल्कुल गलत है। बैटल ऑफ एम्बूर अगस्त 1749 में लड़ी गई थी, जो सेकेंड कैनेटिक वॉर का एक टर्निंग पॉइंट था। ओके, सो क्योंकि हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा डी, ओनली फर्स्ट। Now question number 32. Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पहला यूरोपियन था जिसने इंडियन रूलर्स के आपस के लड़ाई झगड़े में पार्ट लेकर जो टेरिटरीज थी उनको अक्वायर करने की पॉलिसी शुरू की थी। एंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्यूप्ले। ये एक फ्रेंच गवर्नर था एंड ड्यूप्ले ने ही सबसे पहले वो टैक्टिक्स और इंपीरियल स्ट्रेटजी ढूंढी जिसे बाद में ब्रिटिशर्स ने कॉपी किया पूरे इंडिया को अक्वायर कॉन्कर करने के लिए। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने यूरोपियन आर्मी को इंडियन कोर्ट्स में डिप्लॉय किया और उसका खर्चा भी इंडियन किंग्स से ही लिया। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के आपस के झगड़ों का फायदा उठाया ताकि यूरोपियंस को टेरिटोरियल एडवांटेज मिल सके। सो याद रखिएगा, इस डिप्लोमेटिक पॉलिसी का ट्रेंड सेटर ड्यूप्ले था, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33. In India, among the following locations, the French established their earliest factory at? फ्रेंच ने इंडिया में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप की थी? एंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत। देखिए, इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझिए। सो लुई 15 के फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट ने 1664 में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और जिसे जो एक स्टेट फाइनेंस्ड कंपनी थी। एंड इसके बाद 1667 में फ्रैंकोइस कैरोन की कमांड में एक एक्सपेडिशन इंडिया भेजा गया और इसी ने 1668 में सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्टैब्लिश की। तो याद रखिएगा, चाहे ब्रिटिशर्स हो या फ्रेंच, दोनों ने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री सूरत में ही लगाई थी। इसलिए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत। Question number 34. Who among the following is considered the founder of French company in India? So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कॉलबर्ट। ओके, सो फ्रेंच ने इंडिया में अपनी अर्लीस्ट यानी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की थी एंड ये कंपनी 1664 में लुई 14 के फेमस फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट ने बनाई थी। ओके, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। Question number 35. Which of the following factories of Bengal was established by the Dutch? क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल की कौन सी फैक्ट्री डच ने स्टैब्लिश की थी एंड इसके दो सही आंसर्स हैं, ऑप्शन बी चिंसुरा एंड ऑप्शन सी हुगली। सो आंसर विल बी बी एंड सी। देखो, डच ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में
पीपली में डाली थी, जो बाद में बालासोर शिफ्ट हो गई। इसके बाद 1635 से 1656 के बीच डच ने हुगली फैक्ट्री से अपना ट्रेड शुरू किया। फिर 1653 में उन्होंने चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, और जो बाद में उनका मेन ट्रेडिंग सेंटर और मेन जो हेडक्वार्टर था वो बन गया था चिंसुरा, हुगली। ओके, हुगली में है ये चिंसुरा। क्योंकि देखिए, डच ने हुगली और चिंसुरा फिर दोनों जगह अपनी फैक्ट्रीज चलाई थी, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंसर बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 36, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी established its factory at Patna in which year? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस साल इस्टेब्लिश की थी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर याद रखिए, 1632 में उन्होंने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जहां हमें डिफरेंट डच फैक्ट्रीज को उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर से मैच करना है। सो बिमलीपट्टनम फैक्ट्री सबसे पहले सेटअप हुई थी इन 1641, सो ए गोज टू थर्ड। कराईकल फैक्ट्री इसके बाद स्टैब्लिश हुई इन 1645, सो बी गोज टू सेकेंड। कोचीन पर डच का कंट्रोल आया था 1663 में, सो सी गोज टू फोर्थ। और चिंसुरा फैक्ट्री, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, ये सेटअप हुई थी 1653 में, सो डी गोज टू फर्स्ट। सो इन सभी नंबर्स को जब हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो विल गेट द कोड थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, and the answer B is the correct option. Okay, now let's move on to our next question. Question number 38, the French failed to establish power in the Deccan because। क्वेश्चन 38 में पूछा गया है कि फ्रेंच डेक्कन में अपनी पावर इस्टेब्लिश करने में फेल क्यों हो गए। इसका मेन रीजन क्या था? आंसर बी, द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। देखिए, ऑस्ट्रियन सक्सेशन और 7 इयर्स वॉर के दौरान फ्रेंच की नेवल स्ट्रेंथ इतनी कमजोर हो गई थी कि उनके पास बैटल शिप्स ही नहीं बचे जो हमारी हिस्टोरिकल लड़ाइयों के लिए। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स और आर्मी थी, जिसकी वजह से फ्रेंच फेल हो गए। सो हमारा इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब आते हैं हमारे फेवरेट क्वेश्चन नंबर 39, जहां डिफरेंट यूरोपियन पावर्स का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी उनके इंडिया आने का सही सीक्वेंस बताना है। देखो, सबसे पहले आए पोर्चुगीज 1498 में, सो नंबर 4। फिर आए डच इन 1602 में, ये नंबर 2। उसके बाद आए इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, यानी कि नंबर 1। फिर डेन्स और सबसे लास्ट में आए फ्रेंच इन 1664, नंबर 3। तो इसका लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से हमारा कोड बनता है 4213, यानी बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। ओके, द सीक्वेंस ऑफ द अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया इज एज फॉलोज: Portuguese, Dutch, English, Danes and French. Now let's move on to our next question. 40, हाँ, या इस क्वेश्चन में हमारे डिफरेंट जो कॉलोनियल हेडक्वार्टर्स हैं उनके रेस्पेक्टिव यूरोपियन पावर्स के साथ मैच करना है। ओके, सो पौंडीचेरी, ये तो सबको याद होता है दैट इट वाज द मेन हेडक्वार्टर्स ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया, सो ए गोज टू फ्रेंच। गोवा पर पोर्चुगीज ने 1961 तक कंट्रोल रखा था, सो ये उनका मेन सेंटर था, सो बी गोज टू
3 ट्रैंकोबार तमिलनाडु का ये एक कोस्टल टाउन है और ये कोस्टल टाउन डैनिश यानी डेन्स की एक मेजर सेटलमेंट थी। सो सी गोज़ टू 4 एंड सड्रास ये एक इम्पोर्टेंट डच फोर्ट और सेटलमेंट थी। सो डी गोज़ टू 1। सो हम लॉजिकल इसका सीक्वेंस लगाएंगे 2 3 4 1 तो हमारा मैच बनता है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कंसिडर द फॉलोइंग assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and the quality of crops, use of mobile cannons in warfare, cultivation of tobacco and red chilies, which of the above introduced into India by the English? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज इंग्लिश ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट वो सॉइल नेचर और क्रॉप क्वालिटी पे बेस्ड था। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सिस्टम हमारे यहाँ इंग्लिश से बहुत पहले शेर शाह सूरी और अकबर के टाइम पर ही स्टार्ट हो चुका था। स्टेटमेंट 2 में है कि यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, ये भी गलत है। मोबाइल कैनन्स का यूज मुगल एरा में खासकर बाबर के टाइम से ही शुरू हो गया था और बाद में अकबर ने तो इसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज तक लगवाई थी। स्टेटमेंट 3 कहता है कि कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, ये तो हम सब जानते हैं कि टोबैको और रेड चिलीज इंडिया में पोर्चुगीज लेकर आए थे, ना कि इंग्लिश। क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं और इनमें से कुछ भी इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 who remarked about the East India Company that the company is an anomaly, but it is a part of a system where everything is an anomaly. यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट्स जिसने कहा है वो देखना है कि ये किसका स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है जीबी मैकॉले एंड उनका जो पूरा नाम है वो है थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। चलिए मैकॉले के बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए, ये 1834 से 1838 के दौरान सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले लॉ मेंबर थे और इन्होंने हमारी लॉ कमीशन को हेड किया था और इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने में इनका सबसे बड़ा रोल था। और इनकी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी वजह से ही इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज और मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाया गया था, क्योंकि उनका फोकस यूरोपियन लिटरेचर, फिलॉसफी और साइंस पर ज्यादा था। तो याद रखिएगा जो ये फेमस कोट है ये लॉर्ड मैकॉले का है, यानी बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 with reference to the Treaty of Aix-la-Chapelle 1748, which of the following statements is correct? First, the First Carnatic War was ended. देखिए, ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपल पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। देखो, स्टेटमेंट 1 कहता है द फर्स्ट कैनेटिक वॉर वाज एंडेड, ये बिल्कुल ट्रू है। यूरोप में लड़ी जा रही जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन थी वो इसी ट्रीटी के साथ खत्म हुई और जिसका डायरेक्ट असर इंडिया पर पड़ा और फर्स्ट कैनेटिक वॉर भी एंड हो गई। स्टेटमेंट 2 द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस ग्लोबल ट्रीटी के सेटलमेंट के तहत फ्रेंच ने मद्रास वापस ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल करेक्ट हैं इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा सी, बोथ 1 एंड 2। और इसी के साथ
खत्म होता है हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो में साथ बने रहने के लिए। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर चेकआउट करें ताकि आपको पूरी समरी और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एकदम अच्छे से समझ आ जाए। हमने इस टॉपिक के लगभग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं एंड अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक एंड देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।